दोस्तों, आप सभी का BK स्टडी 88 में स्वागत है। आज की इस वीडियो में क्लास 7 पॉलिटी इकाई 4 अध्याय 6 को पढ़ने वाले हैं। अध्याय 6 का ना ये शिक्षक के लिए है तो इसको छोड़ सकते हैं। अध्याय 6 जिसका नाम है संचार माध्यमों को समझना है। चलिए बिना समय गवाते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर क्लास शुरू से देखना चाहते हैं लेक्चर 1 से तो आपके लिए प्लेलिस्ट की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। वहां प्लेलिस्ट के माध्यम से आप 1 बाय 1 करके लेक्चर देख सकते हैं। चलिए अध्याय 6 स्टार्ट करते हैं। टेलीविज़न पर आपका पसंदीदा प्रोग्राम कौन सा है? रेडियो पर आपको क्या सुनना अच्छा लगता है? प्रायः आप कौन से अखबार या पत्रिकाएं पढ़ते हैं? क्या आप इंटरनेट पर सफरिंग करते हैं? आपको उसमें सबसे उपयोगी क्या लगता है? क्या आप उस एक शब्द को जानते हैं जो प्रायः सामूहिक रूप से रेडियो, टीवी, अखबार, इंटरनेट और संचार के अन्य साधनों के लिए प्रयोग में लाया जाता है? यह शब्द है मीडिया। इस पाठ में आप मीडिया यानी संचार माध्यमों के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। आप जानेंगे कि यह कैसे काम करता है और कैसे हमारे प्रतिदिन के जीवन को प्रभावित करता है। क्या आप किसी एक ऐसी चीज़ को याद कर सकते हैं जो आपने इस सप्ताह संचार माध्यमों से सीखी हो? आगे देखते हैं। स्थानीय मेले की दुकान से लेकर टीवी के कार्यक्रम तक जो आप देखते हैं, इन सब को संचार माध्यम यानी मीडिया कहा जा सकता है। मीडिया अंग्रेजी के मीडियम शब्द का बहुवचन है और इसका तात्पर्य उन विभिन्न तरीक़ों से है जिनके द्वारा हम समाज में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। मीडियम का अर्थ है माध्यम, क्योंकि मीडिया का संदर्भ संचार माध्यमों से है। इसलिए हर चीज़ जैसे फ़ोन पर बातें करने से लेकर टीवी पर शाम के समाचार सुनने तक को मीडिया कहा जा सकता है। टीवी, रेडियो और अखबार संचार माध्यमों के ऐसे रूप हैं जिनकी पहुंच लाखों लोगों तक है, देश और विदेश के जनसमूह तक हैं। इसलिए उन्हें जनसंचार माध्यम या मास मीडिया कहते हैं। पृष्ठ 70 पर दिए गए एक कोलाज में से संचार माध्यमों के 6 अलग अलग प्रकारों को छांटना है। आगे देखते हैं। टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है संचार माध्यम और तकनीक। आपके लिए संभवतः संचार माध्यमों के बिना अपने जीवन की कल्पना करना भी कठिन होगा, लेकिन केवल टीवी और इंटरनेट के विस्तृत उपयोग हाल ही में शुरू हुए हैं। इन्हें प्रचलन में आए अभी 20 वर्ष भी नहीं हुए हैं। जनसंचार माध्यमों के लिए प्रयोग में आने वाली प्रौद्योगिकी निरंतर बदलती रहती हैं। अखबार, टेलीविज़न और रेडियो लाखों लोगों तक पहुंच सकते हैं क्योंकि इनमें एक विशिष्ट प्रकार की तकनीक का उपयोग किया जाता है। हम अखबारों और पत्रिकाओं के छपे हुए माध्यमों के रूप में और टीवी तथा रेडियो की इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम के रूप में भी चर्चा करते हैं। आपके विचार में समाचार पत्रों को छपे हुए माध्यम क्यों कहा जाता है? आगे पढ़ने पर आपको पता चलेगा कि ये नाम संचार माध्यमों द्वारा प्रयोग में लाई जा रही तकनीक से संबंधित हैं। नीचे दिए गए चित्रों से आपको पता चलेगा कि पिछले सालों में जनसंचार माध्यम के इस्तेमाल में लाई जा रही तकनीक किस प्रकार बदलती है और आज भी बदलती जा रही है। बिना जीवन की कल्पना करना कठिन है। टेलीविज़न के कारण हम अपने आप को विश्व समाज का एक सदस्य समझने लगे हैं। टेलीविज़न में प्रदर्शित चित्र सैटेलाइट और केबल के विस्तृत जाल के माध्यम से अत्यंत सुदूर क्षेत्रों तक पहुंचाए जाते हैं, इसके कारण हम संसार के अन्य भागों के समाचार और मनोरंजक कार्यक्रम देख पाते हैं। आप टीवी पर जो कार्टून देखते हैं वे अधिकांशतः जापान या संयुक्त राज्य अमेरिका के होते हैं। जब हम चेन्नई या जम्मू में बैठ कर अमेरिका में फ्लोरिडा के समुद्री तूफान की छवियों को देख सकते हैं, टेलीविज़न ने
दुनिया को बहुत पास ला दिया है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आगे प्रश्न को देख लेते हैं। इस चित्र के नीचे क्या, एक चित्रकार की नज़र में बाइबल के पहले पन्ने की छिपाई करते गुटेनबर्ग। अपने परिवार के बड़े लोगों से पूछिए कि जब टीवी नहीं था तब वे रेडियो पर क्या सुनते थे, तो समाचार। उनसे पूछिए कि आपके क्षेत्र में पहल टीवी कब आया था, केबल टीवी कब शुरू हुआ था। आप अपने बड़े दादा से, पापा से, आसपास के लोगों से पूछ सकते हैं जो आपसे सीनियर हैं। आपके पड़ोस में कितने लोग इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, आप पता कर सकते हैं। ऐसी 3 चीज़ों की सूची बनाइए जो संसार के किन्हीं अन्य भागों से संबंधित और जिनके बारे में आपने टेलीविज़न देखकर जाना है। आगे देखते हैं। 1940 के दशक में इलेक्ट्रॉनिक्स टाइपराइटर के आ जाने से पत्रकारिता की दुनिया में एक बड़ा बदलाव आया। आगे देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है संचार माध्यम और धन। जनसंचार द्वारा उपयोग में लाई जाने वाली विभिन्न तकनीकें अत्यंत खर्चीले हैं। जरा टीवी स्टूडियो के बारे में सोचिए जहां पर समाचार वाचक बैठता है। इसमें लाइटें, कैमरे, ध्वनि रिकॉर्ड करने के यंत्र, संप्रेषण के लिए सैटेलाइट आदि हैं। इन सभी का मूल्य बहुत अधिक है। समाचार के स्टूडियो में केवल समाचार वाचक को ही वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि और बहुत सारे लोग हैं जो प्रसारण में सहायक होते हैं। इसमें से लोग सम्मिलित हैं जो कैमरे व प्रकाश की व्यवस्था करते हैं। जैसा कि आपने अभी पढ़ा, जनसंचार माध्यम निरंतर बदलते रहते हैं, इसलिए नवीनतम तकनीक जुटाने पर भी धन व्यय होता है। इन खर्चों के कारण जनसंचार माध्यमों को अपना काम करने के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। परिणामतः अधिकांश टीवी चैनल और समाचार पत्र किसी बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान का भाग होते हैं। जनसंचार माध्यम लगातार धन कमाने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोचते रहते हैं। एक तरीका जिसके द्वारा जनसंचार माध्यम धन अर्जित करते हैं विभिन्न वस्तुओं के विज्ञापन का है, जैसे कारें, चॉकलेट, कपड़े, मोबाइल फ़ोन आदि। आपने ध्यान दिया होगा कि अपने प्रिय टेलीविज़न कार्यक्रम को देखते हुए आपको ऐसे अनेक विज्ञापन देखने पड़ते हैं। टेलीविज़न पर क्रिकेट का मैच देखते हुए भी हर ओवर के बाद बार बार वही विज्ञापन दिखाए जाते हैं। इस तरह प्रायः बार बार आप नई छवियों को देखते हैं। जैसा कि आप आगे के अध्याय में पढ़ेंगे, विज्ञापनों की बार बार आवृत्ति इस आशा से की जाती है कि आप बाहर जाकर विज्ञापित वस्तुएं खरीदें। वाह, बहुत अच्छा है जी। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है संचार माध्यम और लोकतंत्र। लोकतंत्र में देश और संसार के बारे में समाचार देने और उनमें होने वाली घटनाओं पर चर्चा करने में संचार माध्यमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए, संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यदि लोग चाहे तो इन समाचारों के आधार पर कार्रवाई भी कर सकते हैं। ऐसा वे संबंधित मंत्री को पत्र लिखकर, सार्वजनिक विरोध आयोजित करके, हस्ताक्षर अभियान आदि चलाकर सरकार से पुनः उसके कार्यक्रम पर विचार करने का आग्रह करके कर सकते हैं। जानकारी देने के संबंध में संचार माध्यम की महत्वपूर्ण भूमिका को देखते हुए यह आवश्यक है कि जानकारी संतुलित होनी चाहिए। आइए अगले पृष्ठ पर दिए गए एक ही समाचार के 2 भिन्न रूपों को पढ़कर समझें कि संतुलित संचार माध्यम का क्या तात्पर्य है। यह है न्यूज़ ऑफ इंडिया की रिपोर्ट और यह है इंडिया डेली की रिपोर्ट। तो देखते हैं पहले इसको। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों पर वज्रपात, विरोधियों द्वारा चक्का जाम, यातायात रुका। राधिका मलिक इसका संपादक कह सकते हैं। INS कारखानों के मालिक और मजदूरों के हिंसात्मक विरोध ने आज शहर की गतिविधियों को रोक कर रख दिया। सड़कों पर वाहनों के विशाल जाम लगने के कारण लोग समय से अपने काम पर नहीं पहुंच सके। कारखाना मालिक और मजदूर सरकार के प्रदूषण फैलाने वाली इकाइयों को बंद करने के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। यद्यपि
सरकार ने यह निर्णय कुछ जल्दबाजी में लिया है, परंतु विरोधियों को काफ़ी समय से यह पता चला था कि इनकी इकाइयाँ गैरकानूनी हैं। इन इकाइयों के बंद होने से शहर में प्रदूषण का स्तर काफ़ी कम हो जाएगा। शहर के गणमान्य नागरिक श्री जैन ने कहा, हमारा शहर भारत के नए व्यावसायिक केंद्र के रूप में स्थापित होता जा रहा है। इसके साथ साथ यह भी आवश्यक है कि शहर साफ और हरा भरा रहे। प्रदूषण फैलाने वाले कारखानों को हटाया जाना चाहिए। विरोध करने के स्थान पर कारखाना के मालिक व कामगारों को पुनर्स्थापना का प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिए। और ये इंडिया डेली की रिपोर्ट को देखते हैं। कारखानों के बंद होने से घोर अशांति। शहर के आवासीय क्षेत्र में 1 लाख कारखानों को बंद होने की एक गंभीर समस्या का रूप ले सकता है। सोमवार को हजारों कारखाना मालिक व कामगार कारखाना बंदी पर अपना कड़ा विरोध जताने के लिए सड़कों पर उतर आए। इन्होंने कहा कि इससे उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। उनका कहना है कि गलती नगर निगम की है, क्योंकि वह आवासीय क्षेत्रों में लगातार नए कारखाने लगाने के लाइसेंस देता रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि उनके पुनर्स्थापना के लिए पर्याप्त प्रयत्न नहीं किए गए। कारखानों के मालिकों व मजदूरों ने कारखाने बंद करवाने के विरोध में शहर में 1 दिन का बंद प्रस्तावित किया है। एक कारखाने के मालिक श्री शर्मा ने कहा, सरकार कहती है कि उसने हमारे पुनर्स्थापना के लिए बहुत कार्य किया है, लेकिन जिस प्रकार के क्षेत्र हमें दे रही है वहाँ किसी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं। पिछले 5 वर्षों में वहाँ कोई विकास कार्यक्रम नहीं हुआ है। वास्तविक तो यह है कि पैराग्राफ स्टार्ट कर रहे हैं। वास्तविक तो यह है कि यदि आप इनमें से केवल एक समाचार पत्र पढ़ेंगे तो विषय का एक ही पक्ष जान पाएंगे। यदि आपने न्यूज़ ऑफ इंडिया पढ़ा होता तो आपको विरोधियों की बातें व्यर्थ उत्पात लगती। उनका यातायात व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करना और अपने कारखानों से शहर में प्रदूषण फैलाते रहना आपके मन में उनकी बुरी छवि अंकित करता। दूसरी ओर यदि अपने इंडिया डेली पढ़ा होता तो आप जानते कि कारखाने बंद होने पर बहुत से लोग अपनी रोजी रोटी खो देंगे, क्योंकि पुनर्स्थापना के प्रयास अपर्याप्त हैं। इन दोनों में से एक भी विवरण संतुलित नहीं है। संतुलित रिपोर्ट वह होती है जिसमें किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा की जाती है, फिर पाठकों को स्वयं अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। संतुलित रिपोर्ट लिख पाना संचार माध्यमों के स्वतंत्र होने पर निर्भर करता है। स्वतंत्र संचार माध्यमों से तात्पर्य यह है कि उनके द्वारा दिए जाने वाले समाचार पत्रों को कोई भी नियंत्रित या प्रभावित न करें। समाचार का विवरण देने में कोई भी उन्हें निर्देशित ना करें कि उसमें क्या सम्मिलित किया जाना है और क्या नहीं। लोकतंत्र में स्वतंत्र समाचार अन्य संचार माध्यमों का होना अत्यंत महत्वपूर्ण है। जैसा कि आपने ऊपर पढ़ा, संचार माध्यमों द्वारा प्रदान की गई जानकारी के आधार पर हम नागरिकों के रूप में कार्रवाई करते हैं, इसलिए यह आवश्यक है कि यह जानकारी विश्वसनीय और तटस्थ हो। तथ्य तो यह है कि संचार माध्यम स्वतंत्र नहीं है। इसके मुख्यतः 2 कारण हैं। पहला कारण सरकार का उन पर नियंत्रण। जब सरकार समाचार के किसी अंश, फिल्म के किसी दृश्य या गीत की किसी अभिव्यक्ति को जन समुदाय तक पहुंचने से प्रतिबंधित करती हैं तो इसे सेंसरशिप कहा जाता है। भारत के इतिहास में ऐसे समय भी आए जब सरकार ने संचार माध्यमों के ऊपर सेंसर लगाया। इसमें सबसे बुरा समय 1975 से 77 तक आपातकाल का था। सरकार यद्यपि फिल्मों पर तो निरंतर सेंसर रखती हैं, लेकिन वह संचार माध्यमों से दिखाए गए समाचारों पर पूरी तरह ऐसा नहीं करती हैं। सरकार द्वारा सेंसरशिप न होने पर भी आजकल अधिकांश समाचार पत्र संतुलित विवरण देने में असफल रहते हैं। इसके कारण बहुत जटिल हैं। संचार माध्यमों के विषय में शोध करने वाले लोगों का कहना है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि संचार माध्यमों पर व्यापारिक प्रतिष्ठान का नियंत्रण है।
कई बार किसी विवरण के एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित कराना इनके हित में होता है। संचार माध्यमों द्वारा निरंतर धन की आवश्यकता और उसके लिए विज्ञापनों पर निरंतर निर्भरता के कारण भी उन लोगों के विरोध में लिखना कठिन हो जाता है जो विज्ञापन देते हैं। इसलिए व्यापार से गहन जुड़ा होने के कारण अब संचार माध्यमों को स्वतंत्र नहीं समझा जाता। इसके अतिरिक्त संचार माध्यम किसी मुद्दे के खास पक्ष पर इसलिए भी ध्यान केंद्रित करते हैं क्योंकि उसे विश्वास है कि इससे विवरण रुचिकर हो जाएगा। इसी तरह यदि वे किसी विषय पर जन समर्थन बढ़ाना चाहते हैं तो भी मुद्दे एक पक्ष पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का नाम है मसौदा तय किया जाना। तो देखते हैं मसौदा तय किया जाना कैसे है, किन घटनाओं पर ध्यान केंद्रित किया जाए। इसमें भी संचार माध्यमों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है और इसी के आधार पर यह तय कर देते हैं कि क्या समाचार में दिए जाने योग्य हैं। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय में वार्षिक उत्सव की खबर शायद समाचार में दिए जाने योग्य नहीं होगी, लेकिन यदि कोई प्रसिद्ध अभिनेता उसमें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित हो तो संचार माध्यमों की रुचि इसे समाचारों में सम्मिलित करने में हो सकती है। कुछ खास विषयों पर ध्यान केंद्रित करके संचार माध्यम हमारे विचारों, भावना और कार्यों को प्रभावित करता है और हमारा ध्यान उन मुद्दों की ओर आकर्षित करते हैं। हमारे जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने और हमारे विचारों को निर्मित करने में मुख्य भूमिका होने के कारण ही प्रायः यह कहा जाता है कि संचार माध्यम ही हमारा मसौदा या एजेंडा तय करते हैं। अभी हाल ही में संचार माध्यमों ने कोयला पेयों के कीटनाशकों का स्तर खतरे के स्तर तक बढ़े हुए होने की ओर हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उन्होंने कीटनाशकों की अत्यधिक मात्रा में होने की रिपोर्ट प्रकाशित की थी और इस तरह हमें कोयला पेयों को अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता व सुरक्षा मापदंडों के अनुसार नियमित रूप से नियंत्रित करने की आवश्यकता महसूस कराई। उन्होंने सरकार के दबाव के बावजूद निडरतापूर्वक घोषणा की कोयला पीना सुरक्षित नहीं है। इस वृत्तांत को पेश करके संचार माध्यमों ने निश्चित रूप से हमारा ध्यान ऐसे विषय पर केंद्रित करने की कोशिश की जिस पर यदि उनकी रिपोर्ट न आती तो हमारा ध्यान भी नहीं जाता। कई बार ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जब संचार माध्यम उन विषयों पर हमारा ध्यान केंद्रित कराने में असफल रहते हैं जो हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए पीने का पानी हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। प्रतिवर्ष हजारों लोग कष्ट सहते हैं और मर जाते हैं क्योंकि उन्हें पीने के लिए सुरक्षित पानी नहीं मिलता है। फिर भी संचार माध्यम हमें इस विषय पर बहुत कम ही चर्चा करते हुए दिखते हैं। एक सुविख्यात भारतीय पत्रकार ने लिखा कि कैसे वस्त्रों को नया रूपकार देने वाले डिजाइनरों ने फैशन वीक में धनवानों के समक्ष अपने नए वस्त्र प्रदर्शित करके सभी समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठ पर स्थान पा लिया, जबकि उसी सप्ताह मुंबई में अनेक झोपड़पट्टी को गिरा कर दिया गया पर किसी ने इस पर जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। ये समझिए एक तरह से समाचार पत्र का फेलियर ही है। आगे देखते हैं। प्रजातंत्र के नागरिक के रूप में हमारे जीवन में संचार माध्यम बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं क्योंकि संचार माध्यमों के द्वारा हम सरकार के कामों से संबंधित विषयों के बारे में सुनते हैं। संचार माध्यम निश्चित करते हैं कि किन बातों पर ध्यान केंद्रित किया जाना है और इस तरह वह एजेंडा निश्चित कर देते हैं। यदि कभी सरकार चाहे तो संचार माध्यम को किसी घटना की खबर छापने से रोक सकती है। इसे सेंसरशिप कहा जाता है। आजकल संचार माध्यम और व्यापार का घनिष्ठ संबंध होने से प्रायः संतुलित रिपोर्ट का प्रकाश में आना कठिन है। इसे ध्यान में रखते हुए हमारे लिए यह सजगता महत्वपूर्ण है कि समाचार से प्राप्त तथ्यात्मक जानकारी भी प्रायः पूर्ण नहीं होती है और एक पक्षीय हो सकती हैं।
अतः हमें समाचार के विश्लेषण के लिए निम्नलिखित प्रश्न पूछने चाहिए। इस रिपोर्ट से मुझे कौन सी जानकारी मिल रही है, कौन सी आवश्यक जानकारी नहीं दी जा रही है, यह लेख किसके दृष्टिकोण से लिखा गया है, किसका दृष्टिकोण छोड़ दिया गया है और क्यों, यह सवाल पूछना चाहिए। आगे देखते हैं, इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। ये बॉक्स वाले पॉइंट नहीं पढ़े हैं तो यहाँ से देखते हैं। टीवी हमारे साथ क्या करता है और हम टीवी के साथ क्या करते हैं, देखते हैं। बहुत से घरों में अधिकांश समय टीवी चलता ही रहता है। हमारे चारों ओर की दुनिया के बारे में हमारे बहुत से विचार जो कुछ हम टीवी पर देखते हैं उसी से बनते हैं। यह दुनिया को देखने वाली एक खिड़की की तरह है। आपके विचार में यह हमें कैसे प्रभावित करता है? टीवी में अनेक प्रकार के कार्यक्रम हैं। सास भी कभी कभी बहुत थी, जैसे परिवार धारावाहिक, खेल कार्यक्रम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, वास्तविक जीवन को दर्शाने वाले कार्यक्रम जैसे बिग बॉस, समाचार, खेल और कार्टून आदि। यह हर कार्यक्रम के पहले, बीच में और अंत में विज्ञापन होते हैं। क्योंकि टीवी का समय बहुत महंगा होता है, इसलिए केवल वे ही कार्यक्रम दिखाए जाते हैं जो अधिकतम दर्शकों को आकर्षित कर सके। आपके विचार से ऐसे कौन से कार्यक्रम हो सकते हैं? उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो टीवी में दिखाई जाती हैं या नहीं दिखाई जाती हैं। टीवी हमें अमीरों के जीवन के बारे में अधिक दिखाता है या गरीबों के? हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि टीवी का हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। यह दुनिया के बारे में हमें हमारे दृष्टिकोण, हमारे विश्वासों, हमारे रुख और मूल्यों को कैसे बनाता है। हमें यह समझने की ज़रूरत है कि हम संसार का अधूरा दृश्य ही दिखाता है। अपनी पसंद के कार्यक्रमों का आनंद लेते हुए भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि टीवी के पर्दे से हटकर भी एक उत्सुकता बड़ा संसार है। दुनिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जिसकी ओर टीवी ध्यान नहीं देता है। फिल्म स्टारों, सुप्रसिद्ध व्यक्तियों और धनाढ्य जीवन शैलियों से परे भी ऐसा संसार है जहां हम सबको पहुंचाना चाहिए और विभिन्न प्रकार से अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करनी चाहिए। हमें ऐसा सजग दर्शक बनना चाहिए जो कार्यक्रमों का आनंद भी ले और देखे गए और सुने गए प्रसंगों पर प्रश्न भी उठाएं। आगे देखते हैं, नेक्स्ट बॉक्स वाले पॉइंट को देखते हैं। स्थानीय संचार माध्यम के बारे में बताया गया है तो इसको भी देख लेते हैं। यह जानकर कि संचार माध्यम उन छोटे छोटे मुद्दों में रुचि नहीं लेंगे जिनका संबंध साधारण लोगों और उनके जीवन से है। इसलिए कई स्थानीय समूह स्वयं अपना संचार माध्यम प्रारंभ करने के लिए आगे आए। कई लोग सामूहिक रेडियो द्वारा किसानों को विभिन्न फसलों के मूल्य के बारे में बताते हैं और उन्हें बीज तथा उर्वरकों के प्रयोग के बारे में परामर्श देते हैं। कुछ अन्य लोग काफ़ी सस्ते और आसानी से मिल जाने वाले वीडियो कैमरे इस्तेमाल करके विभिन्न निर्धन समाजों के वास्तविक जीवन की स्थितियों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाते हैं और कभी कभी तो इन गरीब लोगों को ही फिल्म बनाने के लिए कैमरे और तकनीक के ज्ञान का प्रशिक्षण भी देते हैं। दूसरा उदाहरण खबर लहरिया नामक एक समाचार पत्र का है जो उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले की 8 दलित महिलाओं द्वारा हर 15 दिन में निकाला जाता है। स्थानीय बुंदेल भाषा में लिखित इस 8 पृष्ठ समाचार पत्र में दलितों से संबंधित विषयों, स्त्रियों के प्रति हिंसा और राजनीतिक भ्रष्टाचार से संबंधित रिपोर्ट होती हैं। इस समाचार पत्र के पाठक हैं किसान, दुकानदार, पंचायत के सदस्य, स्कूल के शिक्षक और वे महिलाएं जिन्होंने अभी हाल ही में पढ़ना लिखना सीखा है। आगे देखते हैं और ये बॉक्स वाले पॉइंट को भी देख लेते हैं। सामाजिक विज्ञापन। सरकार व निजी संस्थाएं ऐसे विज्ञापन भी बनाती हैं जिनसे समाज में किसी बड़े संदेश का प्रसारण हो सके। ये सामाजिक विज्ञापन कहलाते हैं। जहां सुरक्षित रेलवे क्रॉसिंग को पार करने से संबंधित सामाजिक विज्ञापन प्रस्तुत हैं। सतर्कता ही संरक्षण का आधार है। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो गया है। इसके प्रश्नों के लिए अलग से एक वीडियो बना दिया जाएगा। आप सभी टेलीग्राम BK Study 88 पर भी जुड़ने का प्रयास करें
वहाँ पर क्विज कराया जाता है, तो आप वहाँ भी जुड़े। और इस बॉक्स वाले पॉइंट को देख लेते हैं। बड़े व्यापारिक प्रतिष्ठान, कुछ रेडियो टीवी समाचार पत्रों के मालिक अपने उत्पादों का विज्ञापन देते हैं। लोग संचार माध्यमों में देखकर उत्पाद खरीदते हैं तो पैसा वापस उन्हीं व्यापारी प्रतिष्ठानों को जाता है। संचार का माध्यम ये है। विज्ञापनों से उत्पाद को बढ़ावा देते हैं पाठक, दर्शक, श्रोता। शब्द संकलन को देख लेते हैं। इस पाठ में क्या शब्द संकलन प्रदर्शित होते हैं। तो प्रकाशित, इससे तात्पर्य समाचार पत्रों, रिपोर्टों, लेखों, साक्षात्कार, विवरण आदि से हैं, जिन्हें समाचार पत्रों, पत्रिकाओं और पुस्तकों में छापा जाता है, जिससे उन्हें बहुत अधिक लोग पढ़ सके। सेंसरशिप क्या होता है, तो इसके बारे में है। इसका तात्पर्य सरकार की उस शक्ति या अधिकार से हैं जिसके अंतर्गत सरकार कुछ विवरण प्रकाशित करने या प्रदर्शित करने पर रोक लगा सकती है। प्रसारण, इस पाठ में इस शब्द का प्रयोग टीवी अथवा रेडियो के कार्यक्रमों के संबंध में हुआ है, जिनको बहुत बड़े क्षेत्रों अन्य क्षेत्र में प्रेषित किया जाता है। सार्वजनिक विरोध क्या है, तो इसके बारे में देखते हैं। इसमें विशाल संख्या में लोग एकजुट होकर किसी विषय पर खुले रूप में अपना विरोध प्रकट करते हैं। यह प्रायः रैली, आयोजन, हस्ताक्षर अभियान तथा सड़कों को अवरुद्ध करके किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर यह अध्याय समाप्त हो गया है। तो आप सभी से आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ साझा करें। अगर वीडियो को लेक्चर वाइज देखना चाहते हैं, लेक्चर 1 से देखना चाहते हैं, तो आपके लिए प्लेलिस्ट की सुविधाएं उपलब्ध करा दी गई हैं। तो आप प्लेलिस्ट के माध्यम से लेक्चर यानी चैप्टर वाइज लेक्चर 1 से देख सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल BK Study 88 को भी आप यानी BK Study 88 पर भी जुड़ने का प्रयास कीजिए।